हेलो फ्रेंड्स, तो कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल जुनून पढ़ाई का में। हम लोग सीटेट जो जुलाई में होना है उसके लिए हिस्ट्री की क्लासेस देख रहे हैं, जिसमें हम लोग क्लास 6 की हिस्ट्री देख रहे थे। आज ये क्लास 6 की हिस्ट्री का लास्ट चैप्टर है। इसको हमने 2 पार्ट्स में कवर किया है। एक पार्ट हमने जो है इसके पहले वाले वीडियो में कवर किया है, वहाँ हमने 16 क्वेश्चंस डिस्कस किए थे। आज हम 17 से लेकर के जो नेक्स्ट क्वेश्चंस हैं उन्हें डिस्कस करेंगे। तो पूरी वीडियो बहुत ध्यान से देखिए, क्योंकि चैप्टर लेंदी था, उसमें बहुत सारे पॉइंट्स थे जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, देखते हैं आज का अपना पहला क्वेश्चन। और वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलें, चैनल को सब्सक्राइब करके रखें। कंप्लीट एसएसटी की प्रिपरेशन आपको इस चैनल पे एकदम फ्री में कराई जाएगी और पीडीएफ भी आपको मुफ्त में मिल जाएगी। उसके लिए आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो चलिए स्टार्ट कर रहे हैं, देखते हैं आज का अपना पहला क्वेश्चन। हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 17। यहाँ आपसे पूछ रहे हैं कि जो महरौली का लौह स्तंभ है वो किस शहर में स्थित है। हमारे पास ऑप्शंस क्या हैं, बिहार, मथुरा, दिल्ली और चंडीगढ़। अभी हमने ऊपर देखा तो इसमें टाइम लॉस नहीं करते हुए दिल्ली मार करके आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 18 देखिए, मेघदूत की रचना किनके द्वारा की गई है। ऑप्शन क्या है, बाणभट्ट, कालिदास, सूरदास या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। अभी ऊपर बता के आ रहे हैं कि मेघदूत की जो रचना है वो कालिदास ने की है। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, ये देखिए बड़ा इंपॉर्टेंट है, बहुत अच्छा भी है। कह रहे हैं कि एक मतलब स्टेटमेंट टाइप का है। स्टेटमेंट क्या है, ये एक मतलब कि रचना है, उस रचना से लिया गया है कुछ अंश है। ठीक है, तो देख लेते हैं यहाँ क्या क्या लिखा है। लिखा है, तुम्हारे बौछारों से मुलायम हो उठी मिट्टी की भीनी खुशबू से भरे हाथियों की सांस में बसी जंगली गूलर को पकाने वाली शीतल बयार तुम्हारे साथ साथ धीरे धीरे बहेगी। ये जो अंश है ना, ये कहाँ से लिया गया है ये आपको बताना है। हमारे पास ऑप्शंस क्या क्या है, मणिमेखलाई, मेघदूतम, ऋतुसंहारम या फिर शिल्पाधिकारम। तो भैया ये मेघदूतम से ये मतलब की रचना ली, ये जो अंश आप देख रहे हैं ये कहाँ से लिया गया है, मेघदूतम से लिया गया है। तो ये जो है दो मतलब बिछड़े हुए प्रेमियों की कहानी है, जिसमें जो प्रेमी रहते हैं वो जो मतलब बादल है ना उसको अपना संदेश वाहक के रूप में ऐसा सोच लेते हैं, कल्पना कर रहे हैं कि ये मेरे संदेश वाहक है और मैं अपना संदेश जो है अपनी प्रेमिका के पास इनके थ्रू पहुंचा रहा हूं। तो वहीं से ये अंश लिया गया है। अगला क्वेश्चन हम देखेंगे, और यहाँ कह रहे हैं कि आर्यभट्ट कौन थे। अभी हमने ऊपर आर्यभट्ट से रिलेटेड एक और क्वेश्चन किया हुआ था, अभी यहाँ और उनके बारे में हमें जानकारी मिलने वाली है। हमारे पास ऑप्शंस क्या है, गणितज्ञ, प्राणी विज्ञानी, पुरातत्वविद या इनमें से कोई नहीं। तो आप देखिए इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन ए हो जाएगा, यानी कि जो आर्यभट्ट है वो एक गणितज्ञ थे। यहाँ देखिए अब तो आर्यभट्ट के बारे में अब हम लोग यहाँ देख लेते हैं, थोड़ा सा कलर चेंज कर लेते हैं। ओहो, चलिए, तो जो आर्यभट्ट जी थे वो भारत के महान गणितज्ञ और खगोल शास्त्री थे, ये हमें ऊपर भी हमने देखा था। आगे देखिए, जो आर्यभट्ट हैं वो प्राचीन भारत के एक प्रसिद्ध गणितज्ञ और खगोल शास्त्री थे। इन्होंने गणित और खगोल विज्ञान के क्षेत्र में अनेक महत्वपूर्ण खोजें की थी। ठीक है, इनके योगदान ने भारत में ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में गणित और खगोल विज्ञान के बारे में मतलब उनके विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। यहाँ देख लेते हैं इनके क्या क्या प्रमुख योगदान रहे हैं। तो सबसे पहले तो आप देखिए इनके द्वारा एक ग्रंथ लिखा गया जिसका नाम है आर्यभट्टीय। ठीक है, और यहाँ देखिए इस ग्रंथ में क्या आपको मिलेगा, तो गणित और खगोल विज्ञान के सिद्धांतों का विस्तृत तरीके से वर्णन किया गया है। शून्य की अवधारणा, तो आर्यभट्ट के द्वारा ही शून्य की अवधारणा दी गई। यहाँ देखिए शून्य जो है वो गणित का एक आधारभूत सिद्धांत भी माना जाता है। दशमलव प्रणाली भी इन्हीं के द्वारा दी गई है। तो इन्होंने दशमलव प्रणाली का विकास किया जो आज भी दुनिया भर में उपयोग किया जाता है। और दशमलव की सवालें देख करके हमारे जैसे लोगों की तो हालत खराब हो जाती है। फिर देखिए कह रहे हैं पाई का मान, जो आज हम लोग पढ़ते हैं ना, पाई का मान 22/7 या 3.1416, ये ना उन्हीं के द्वारा दिया गया है। नहीं किनके द्वारा, तो आर्यभट्ट जी के द्वारा दिया गया है, जो कि काफी सटीक मान है। आगे देखिए पृथ्वी की जो गोलाकारता है इसके बारे में बताया था इन्होंने, कि आर्यभट्ट ने बताया पृथ्वी जो है वो गोलाकार, या ये भी बताया था ना अभी हमने देखा कि पृथ्वी जो है वो सूर्य के चारों ओर घूमती है, ये भी आर्यभट्ट के द्वारा ही बताया गया है। इन्होंने ग्रहों की गति जो है इसके बारे में बताया है, कि जो मतलब कि जो भी इंपॉर्टेंट जानकारी है ग्रहों की गति को लेकर के वो भी इनके द्वारा दिया गया है। अब इनके जीवन काल के बारे में जान लेते हैं। जैसे इनका जन्म कब हुआ, तो मतलब कि 476 ईस्वी में हुआ था, कुसुमपुर जो कि वर्तमान में पटना में है। अब जो लोग मतलब कि
बीपीएससी 4.0 के बारे में सोच रहे हैं उन्हें ये जरूर जानना चाहिए कि आर्यभट्ट का जो जन्म है वो 476 ईस्वी में कुसुमपुर, जो कि वर्तमान में पटना में है, यहाँ पे हुआ था। आगे देखिए, इन्होंने जो शिक्षा ली है वो कहाँ से ली है, तो नालंदा विश्वविद्यालय से प्राप्त की है। तो ये भी बीपीएससी वालों के लिए मतलब इम्पोर्टेंट है। आगे देखिए, इनके द्वारा कुछ जो महान कार्य किए गए हैं, जैसे आर्यभट्ट ने गणित और खगोल विज्ञान के क्षेत्र में कुछ महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल की और आगे चल करके इनकी मृत्यु 550 ईस्वी के आसपास हो गई। और इनका महत्व हमने देख ही लिया कि मतलब कि गणितज्ञ हैं, खगोल शास्त्री हैं और भारत के साथ साथ पूरे विश्व में इन्होंने मतलब कि गणित और खगोल विज्ञान में काफी मतलब की भूमिका निभाई है। तो ये सारी चीजें हैं, देख लीजिएगा आप लोग, पीडीएफ मिली जाएगी आपको। अगला क्वेश्चन कह रहे हैं कि भीतरगांव वर्तमान में कहाँ है। तो क्वेश्चन नंबर 21 में आप देखिए कि जो भीतरगांव है वो आपसे पूछा जा रहा है कहाँ है। हमारे पास ऑप्शंस क्या क्या है, गुजरात, मध्य प्रदेश, बिहार या फिर उत्तर प्रदेश। तो भैया उत्तर प्रदेश जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। यहाँ देखिए, ये भीतरगांव में जो मंदिर है वो आपको हमने चित्र लगा दिया है एनसीईआरटी से ही। तो ये भीतरगांव में जो मंदिर है वो यहाँ पे दिया हुआ है, उत्तर प्रदेश में है और ये आज से लगभग 1500 साल पहले यानी कि वही 5वीं सदी में बनवाया गया था या बनाया गया था, ये भी याद रखिएगा। और किससे बनाया गया है, तो पक्की ईंट और पत्थरों से बनाया गया है। ये इंपॉर्टेंट है कि ये ईंट और पत्थरों से बनाया गया है भीतरगांव। और ये भी याद रखिएगा कि भीतरगांव में जो है ना ये कानपुर में है, एग्जैक्टली कानपुर में जो है ये मंदिर आपको मिल जाएगा। चलिए आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। हमारा जो अगला क्वेश्चन है वो हमसे क्या पूछ रहे हैं अभी हमने मेघदूत के बारे में बताया ना, वहीं से क्वेश्चन बना हुआ है कि मेघदूत का विषय संबंधित है, किससे संबंधित है। पहला कह रहे हैं कि एक राजा और उसके युद्ध की कहानी, गलत बात है। फिर दूसरा कह रहे हैं एक भारतीय योद्धा की कहानी, बिल्कुल गलत है। बिछड़े हुए प्रेमियों की कहानी है भैया, इसमें ऑप्शन सी सही है और डी वाला भी एकदम गलत है। तो जो ऑप्शन सी है वो एकदम ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, यहाँ जो है आपसे पूछा जा रहा है कि आज से लगभग 1400 वर्ष पुराना जो दुर्गा मंदिर है वो कहाँ पाया गया है। हमारे पास ऑप्शंस क्या है, सारनाथ में, मथुरा में, महाबलीपुरम में या फिर ऐहोल में। तो इसका जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा हमारा ऑप्शन डी वाला, यानी ऐहोल, कर्नाटक का जो ऐहोल है वहां पे मिलेगा। यहाँ देखिए ये मंदिर मैंने आपको दिखा दिया है, आप इसका चित्र देख लीजिए। और ये जो ऐहोल है भैया ये कहाँ है, तो कर्नाटक में है और इसे भारत के मंदिरों का जन्म स्थान कहा जाता है। तो याद रखिएगा, ऐहोल जो कर्नाटक में है उसे भारत के मंदिरों का जन्म स्थान कहा जाता है। और यहाँ जो है 7वीं और 8वीं शताब्दी के दौरान जो चालुक्य शासक रहे हैं उन्होंने कई सारे मंदिरों का निर्माण कार्य करवाया था। और ये जो मंदिर हैं ये हिंदू मंदिर, जैन मंदिर और बौद्ध धर्म के मिश्रण को दर्शाते हैं, ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि किसी एक को समर्पित है, ये हिंदू, बौद्ध तथा जो है जैन तीनों के ही सम्मिश्रण को दर्शाती हैं। आगे देखिए, भारतीय वास्तुकला के विकास में ये एक महत्वपूर्ण भूमिका भी निभाते हैं। ऐहोल मंदिर की कुछ विशेषताएं भी जान लेते हैं, जैसे विभिन्न धर्मों का सम्मिश्रण, जैसे हमने बता ही दिया, हिंदू, जैन और बौद्ध मंदिर एक साथ मिलकर के यहाँ पे खड़े हैं और उस समय धार्मिक सहिष्णुता को भी ये दर्शा रहे हैं। आगे देखिए, यह यहाँ पे जो वास्तुकला है इसका विकास कैसे हुआ, तो ऐहोल के मंदिरों ने द्रविड़ और नागर शैली के मिश्रण को जन्म दिया, यानी कि द्रविड़ शैली और नागर शैली के मिश्रण को जन्म दिया है ऐहोल जो मंदिर है उसने। आगे देखिए, इसने बाद में फिर भारतीय मंदिरों के निर्माण को भी प्रभावित किया। यहाँ पे जो नक्काशी और मूर्तियां हैं उसके बारे में बताया गया कि मंदिरों की जो दीवार है और छत है इन पे अत्यंत सुंदर नक्काशी और मूर्तियां हैं जो कि देवी देवताओं और दैनिक जीवन के दृश्यों को दर्शाती हैं। तो अभी ऊपर हम देख रहे थे ना कि वहाँ का जो सामाजिक मतलब कि कल्चर था वो कैसा था, तो ये ऐसे देखिए, ऐसे ही पता चलता है मूर्तियों वगैरह से या फिर जो मतलब की चित्रकारी की गई है या जो मंदिर वगैरह बनाए गए हैं, क्यों मतलब कि इससे पता चलता है। तो यहाँ देखिए बता रहे ना कि देवी देवताओं दैनिक जीवन के जो दृश्य हैं वो दर्शाए जाते हैं। इसका ऐतिहासिक महत्व क्या है, तो ऐहोल के जो मंदिर हैं ये हमें चालुक्य काल के बारे में बहुत कुछ जानने को मतलब जानकारी का सोर्स है। ये मंदिर उस समय की कला, संस्कृति और समाज के बारे में हमें जानकारी भी देते हैं, ठीक है। तो ऐहोल का जो दुर्गा मंदिर है वो तो सबसे प्रसिद्ध मंदिरों में से एक है और ये मंदिर मूल रूप से पहले जो है ये मंदिर सूर्य को समर्पित था, यानी कि सूर्य मंदिर था, लेकिन बाद में फिर इसे दुर्गा देवी को समर्पित कर दिया गया। और ये जो मंदिर है इसके बारे में और एक बात जान लीजिए कि जो मंदिर है वो चतुर्भुज आकार का है और गज प्रस्था शैली में बनाया गया है। मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट यही है कि
जो ऐहोल कर्नाटक का मंदिर है दुर्गा देवी को समर्पित, वो कौन सी शैली में बनाया गया? तो गज प्रस्था शैली में बनाया गया है। चलिए क्वेश्चन नंबर 24 देखेंगे। कह रहे हैं कि एक महाकाव्य भगवत गीता किससे संबंधित है? ज्यादा इसमें सोचना नहीं है, भगवान श्री कृष्ण से संबंधित है। यहाँ कह रहे हैं कि गर्भगृह किसका भाग है? तो ये मस्जिद कह रहे हैं, हद हो गई है, मंदिर का भाग है भैया, मस्जिद का बिल्कुल नहीं है। ऑप्शन जो डी वाला है वो ठीक हो जाएगा कि गर्भगृह जो है वो मंदिर का हिस्सा है। अभी हमने बताया भी आपको कि जो मतलब कि देवी देवता जहाँ पे स्थापित किए जाते हैं उसे हम लोग गर्भगृह कहते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ आप देखिए कह रहे हैं क्वेश्चन नंबर 26 में कि भक्तों ने स्तूपों के चारों ओर भ्रमण किया, कैसे? तो चौकोर भ्रमण किया, त्रिकोण भ्रमण किया या गोलाकार? तो यही आपसे पूछ रहे हैं। हमारे पास ऑप्शन क्या है? सीधी दिशा में, वृत्ताकार, दक्षिणावर्त या वामावर्त? तो जो सही हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा वृत्ताकार पथ में भ्रमण किया गया। ये देखिए ये जो है सांची का स्तूप, महान स्तूप, ये मैंने आपको चित्र में दिखा दिया गया है, मतलब मैंने बता दिया है। सांची का ये महान स्तूप है, इसको आप देख लीजिए। और चलिए इसके बारे में कुछ जान लेते हैं। हाँ, तो ये जो हड्डी या राख है, ये सारी चीजें ना अभी हमने देखा था जो चैत्य होते हैं, चैत्य जो चैत्य बनाए जाते हैं या स्तूप जो बनाए जाते हैं, वो एग्जैक्टली आप देखेंगे कि भगवान बुद्ध या उनके जो शिष्य वगैरह हुआ करते थे उनके अवशेषों पर बनाए जाते थे। तो वही यहाँ पे आपसे बता रहे हैं कि भगवान बुद्ध या उनके जो अन्य शिष्य रहे हैं उनकी हड्डी या उनके राख के अवशेष पर ये जो बनाए जाते थे, ये यहाँ पे मतलब कि उसे हम लोग टीला या स्तूप कहा करते थे। यहाँ देखिए ये जो मतलब प्रक्रिया है कि हम लोग किसी ना किसी जो है अवशेष पर ही इसको बनाएंगे, इस क्रिया को हम लोग क्या कहते थे? तो इसे हम लोग कहते थे धातु मंजूसा। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, धातु मंजूसा क्या है? तो ये यहाँ से याद रखिएगा कि स्तूप का जो निर्माण किया जाता था बुद्ध या उनके शिष्यों के अवशेष पर, उसे हम लोग कहते थे धातु मंजूसा। यहाँ देखिए आरंभिक जो स्तूप है वो धातु मंजूसा के ऊपर रखी गई मिट्टी का टीला हुआ करता था, लेकिन बाद में इन टीलों को फिर ईंटों से ढक दिया गया और बाद के काल में उस गुंबद नुमा ढांचे को तरासे हुए पत्थरों से भी ढक दिया गया। यानी कि धीरे धीरे जो है ना प्रोसेस बढ़ता ही गया है। यहाँ देखिए प्रायः जो स्तूप है उनके चारों ओर परिक्रमा करने के लिए एक वृत्ताकार पथ बनाया जाता था, जिसे हम लोग क्या कहते थे? तो प्रदक्षिणा पथ। वो जो वृत्ताकार पथ है जिसमें चारों मतलब आप लोग जाकर के परिक्रमा करेंगे, उसे क्या कहा जाता था? तो उसे कहते थे प्रदक्षिणा पथ। ठीक है, और इस रास्ते को रेलिंग से घेर दिया जाता था। ये देखिए यहाँ पे आपको स्तूप में ये रास्ता जो रेलिंग से घेरा हुआ दिख रहा है ना, तो वही आपको यहाँ पे बता रहे हैं कि ये जो प्रदक्षिणा पथ है उसको रेलिंग से घेर दिया जाता था, जिसे हम लोग क्या कहते थे? वेदिका कहते थे। तो ये आप स्तूप में देखिए ये जो रेलिंग से घेरा हुआ स्थान है, इसके साइड में जो जगह रहती थी वही उसका प्रदक्षिणा पथ था, और इसको हम लोग कहते क्या थे? तो ये जो घेरा बना हुआ है रेलिंग का, इसको कहते थे वेदिका। ठीक है, तो स्तूप में इसको वेदिका कहा जाता था। यहाँ देखिए वेदिका में प्रवेश द्वार बने होते थे। तो ये जो वेदिका है देखिए यहाँ पे प्रवेश द्वार, अब जाहिर सी बात है कहीं ना कहीं तो प्रवेश द्वार होगा तभी तो अंदर जाएंगे लोग। तो वेदिका में जो है वो प्रवेश द्वार बने होते थे। रेलिंग तथा तोरण जो है वो प्रायः मूर्ति कला की सुंदर कलाकृतियों से सजे हुए थे। ऐसे ही एक मतलब कि स्तूप अमरावती में भी आपको मिल जाएगा, जो कि काफी भव्य स्तूप हुआ करता था। लगभग आज से 2000 साल पहले इस स्तूप को सजाने के लिए शिलाओं के चित्र उकेरे गए थे। तो ये भी याद रखिएगा, अमरावती का स्तूप। ठीक है, सांची का स्तूप हमने देख ही लिया। अगला क्वेश्चन देखते हैं। वीडियो थोड़ा लंबी हो जा रही होगी, लेकिन अगर आप लोग पूरी वीडियो देखेंगे तो आप लोगों को एकदम पूरा का पूरा निचोड़ मिल जाएगा आज के चैप्टर का। कह रहे हैं कि पुराणों में देवी देवताओं के बारे में जो कहानियां हैं उसमें कौन सी देवी देवताओं की कहानियां हैं? तो डायरेक्ट इसका उत्तर देख के चलते हैं, विष्णु, शिव, दुर्गा या पार्वती। अगला क्वेश्चन देखिए, कह रहे हैं महरौली स्थित जो स्तंभ लेख है उसको क्या कहा जाता है? तो वो लौह स्तंभ है, और उसमें आपने देखा कि उसमें मूर्छा वगैरह नहीं लगता, मूर्छा अर्थात जंग नहीं लगता। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, कह रहे हैं कि प्राचीन हिंदू मंदिर का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा क्या था जहां मुख्य देवता की छवि रखी जाती थी? तो गर्भगृह था। जो क्वेश्चन हो गए हैं उसको फटाफट करते चलेंगे। इधर देखिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 30 क्या कह रहे हैं? कह रहे हैं कि भव्य लंबी रचनाएं जो वीर पुरुषों और महिलाओं के बारे में बताए हैं, उनमें देवताओं के बारे में भी कहानियां शामिल है, उसको क्या कहते हैं? तो भैया ये महाकाव्य है। जैसे रामायण, महाभारत, ये दोनों हमारे यहाँ के महाकाव्य हैं, तो उसमें आपको ये सारी चीजें देखने को मिल जाएंगी। क्या? तो वो भव्य है, लंबी लंबी रचनाएं हैं, वीर पुरुष और महिलाओं के बारे में उसके में आपको जानकारी है, और देवताओं के बारे में भी आपको जानकारी मिलती है, जैसे भगवान राम, भगवान कृष्ण,
तो ये रामायण महाकाव्य और महाभारत, तो ये बात। अभी आपसे पूछ रहे हैं कि भारत के किस राज्य में सांची का स्तूप स्थित है। अभी ऊपर हमने सांची के स्तूप के बारे में देखा ना, यहाँ आपसे पूछ रहे हैं कहाँ पे है भैया, तो ये मध्य प्रदेश में। ठीक है, तो मध्य प्रदेश में आपको सांची का स्तूप मिल जाएगा। ये देखिए फिर से हमने लगा दिया है सांची के स्तूप का चित्र, ये आप देख लीजिए। यहाँ देखिए इसके बारे में कुछ बताया गया है कि जो सांची का महान स्तूप है भैया, ये मध्य प्रदेश में है। इस तरह के स्तूपों का जो निर्माण है वो कई सौ सालों तक चलता रहा और इस स्तूप में ईंटों का प्रयोग संभवतः अशोक के जमाने का है, जबकि रेलिंग और प्रवेश द्वार जो है वो बाद के शासकों के काल में बनाए गए। ठीक है, तो इसमें जो ईंट वगैरह लगाई गई है ये अशोक के टाइम पीरियड की ही है। किसमें, तो सांची के स्तूप में, जो कि MP में है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। और जो हमारा अगला क्वेश्चन है भैया, पूछ क्या रहे हैं, कह रहे हैं कि मणि मेखलाई किसकी रचना है। तो अभी हमने देखा ना कि शीतल सतनार की रचना है, ऑप्शन बी वाला। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, महाबलीपुरम किसके लिए प्रसिद्ध है, तो एकाश्मक मंदिर के लिए। तो ये देखिए ऑप्शन सी वाला ठीक हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, कह रहे हैं कि ब्रह्मांड में सबसे परिचित तारा कौन सा। भैया सूर्य से ज्यादा परिचित तो कोई है नहीं, तो सूर्य ही जो है सबसे परिचित तारा है। ठीक है, अगला क्वेश्चन कह रहे हैं उस हॉल का नाम बताइए जहां लोग इकट्ठा हुआ करते थे। चलिए कुछ आप भी बताइए, ये आपके लिए क्वेश्चन है। एक दो क्वेश्चन तो आपसे पूछ ही सकते हैं, अभी ऊपर हमने देखा ही था। चलिए अगला क्वेश्चन बताइए, क्वेश्चन नंबर 30। हो नीचे उत्तर देखिए मत, बिल्कुल मत देखिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 36 क्या कह रहा है, कह रहा है कि आर्यभट्टियम किसने लिखा। ऑप्शन क्या क्या है हमारे पास, तो ज्यादा सोचना क्या है, आर्यभट्ट ने लिखा है, ऑप्शन सी वाला। अगला क्वेश्चन कह रहे हैं अवशेष ताबूत क्या है, तो इसका जो सही आंसर होगा वो क्या हो जाएगा, जब बक्से में जो बुद्ध के अवशेष रख करके उसके ऊपर स्तूप बनाए जाते थे ना, उसे कहते थे अवशेष ताबूत। ठीक है, तो ये ऑप्शन सी हो जाएगा। यहाँ देखिए आपसे पूछ रहे हैं क्वेश्चन नंबर 38 में कि महाभारत के अनुसार कौरवों और पांडवों के बीच जो युद्ध हुआ था वो किस भाग पर नियंत्रण के लिए लड़ा गया था। तो अगर आप लोग नॉर्थ इंडिया के हैं तो जरूर, मतलब जाहिर सी बात है कि आप लोग जरूर जानते होंगे कि जो महाभारत हुआ था वो क्यों हुआ था। तो भैया हस्तिनापुर के लिए हुआ था। आप देखेंगे जो मतलब भीष्म पितामह हैं वो जब जब भी आपको बोलते हुए सुनाई पड़ेंगे तो हस्तिनापुर के बारे में जरूर जिक्र करेंगे, तो ये हस्तिनापुर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, हाँ थोड़ा बड़ा सा क्वेश्चन है, पढ़ लेते हैं अच्छे से। कह रहे हैं अखंड मंदिर क्या है। हमारे पास ऑप्शंस क्या क्या हैं। पहला कह रहे हैं कि इसमें से प्रत्येक को पत्थर के एक विशाल एकल टुकड़े से तराशा गया है। दूसरा क्या कह रहे हैं, इसमें से प्रत्येक पत्थर के विशाल दो टुकड़ों को तराश कर बनाया गया। अभी ऊपर मैंने बताया है, तो अभी तक तो आप लोगों को इसका आंसर भी समझ आ गया होगा। तीसरा कह रहे हैं इनमें से प्रत्येक पत्थर को 3 विशाल टुकड़ों से। और भैया बकवास मत करो, चलो पहला इसका जो है वो सही हो जाएगा, ऑप्शन ए वाला, कि जो अखंड मंदिर है इन्हें ही हम लोग एकाश्मक मंदिर कहते हैं, जिनमें की प्रत्येक को एक ही पत्थर, एक विशाल पत्थर है उसके एकल टुकड़े को तराश करके बनाया गया है, और इसका पहला वाला जो है वो सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। यहाँ आपसे पूछा जा रहा है कि कागज का आविष्कार किसने किया था। हमारे पास ऑप्शंस क्या क्या हैं, कैलुन, आर्यभट्ट, फैक्सहान या फिर कोई नहीं। ये दरअसल कोर्ट नहीं भैया, कोई नहीं है। ठीक है, तो सही आंसर क्या हो जाएगा, तो कैलुन। वैसे भी इतना VIP नाम है, चाइना में इसकी खोज हुई है, तो ऐसे ही नाम मिलेंगे, कैलुन, हुनपुन। अगला क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि जातक कथाएं हमें किनके बारे में जानकारी देती हैं। तो गौतम बुद्ध। ठीक है, ऑप्शन सी वाला। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन खत्म हो गया। मुझे लगा बहुत लेट हो रहा है, इस वजह से मैंने फटाफट करवा दिया। चलिए अब हम लोग कुछ अन्य इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देख लेते हैं जो हमने क्वेश्चन के फॉर्म में नहीं देखा है। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ देखिए, हाँ आप देखिए, ज्यादा कुछ नहीं है लेकिन जान लीजिए ना, कुछ छूटे ना। ताकि कह रहे हैं कि हिंदू धर्म से पहले हम पुरानी कहानियों का जो संकलन और संरक्षण है उसके बारे में देखने जा रहे हैं कि जो हिंदू धर्म है उससे जुड़ी हुई कई कहानियां जो बहुत पहले से प्रचलित थी वो इस काल में लिखी गई हैं, जिसमें आप देखिए कि पुराण भी शामिल हैं। तो पुराण जो है वो इसमें शामिल है। पुराण का शाब्दिक अर्थ क्या होता है, प्राचीन या पुराना होता है, हमने क्वेश्चन में देखा ही है। पुराणों में आप देखिए भगवान विष्णु, शिव, दुर्गा तथा पार्वती जैसे देवी देवताओं की कहानियां आपको मिल जाएंगी, और इनमें इन देवी देवताओं की पूजा करने की क्या विधियां हैं वो भी बताई गई हैं। इसके अतिरिक्त इसमें संसार की सृष्टि तथा राजाओं के बारे में भी कहानियां मिलती हैं, यानी कि संसार जो है उसकी रचना कैसे हुई, इन सब की जो जानकारी है वो भी हमें पुराणों से मिल जाती है, और राजा रानी की तो मिल ही जाती है।
यहाँ बता रहे हैं कि अधिकतर पुराण जो है वो सरल संस्कृत में लिखे गए हैं, ठीक है, तो मतलब संस्कृत में ही लिखे गए हैं, लेकिन थोड़ा इजी संस्कृत है। ऐसा नहीं है कि एक पैराग्राफ में एक जो है सेंटेंस है, तो इस टाइप का नहीं है। आप देखेंगे कि संस्कृत में एक पैराग्राफ में एक सेंटेंस लिखा रहता है, तो बहुत मुश्किल हो जाता है उसको पढ़ना। मैं तो पढ़ी थी ही नहीं हूँ, बस पूजा करते समय पढ़ना पड़ता है। आगे देखिए कह रहे हैं कि जिससे सब उन्हें सुन सकें और समझ सकें। इसमें जो मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो क्या है, तो वो ये है कि स्त्रियां और शूद्र जिन्हें वेदों को पढ़ने की अनुमति नहीं थी, वे भी पुराणों को सुन सकते थे, ठीक है। तो ये जो ढकोसलेबाज उस टाइम पे रहा करते थे ना, पंडित, जिनको जूता भिगा भिगा के उस टाइम पे मारना चाहिए था, जिन्होंने इस तरह के नियम बनाए हुए थे कि स्त्रियां और शूद्र जो है वो पढ़ने, मतलब कि वेदों को नहीं पढ़ सकते थे। क्यों नहीं पढ़ सकते थे? उनके बाप की बपौती थी ना, इस वजह से नहीं पढ़ सकते थे। आगे देखिए, तो उन्हें भी भैया उन लोगों ने पुराणों को पढ़ने की जो है दी हुई थी छूट, मतलब हद हो गई है। तो जो लोग ब्राह्मण हो उन लोगों को हम गाली नहीं दे रहे हैं, जिन लोगों ने इस तरह की गंदगी फैलाई हुई थी सोसाइटी में उस समय, हम उन्हें गरिया रहे हैं। हक बनता है भाई, एक महिला है तो इस तरह के दर्द को समझ सकते हैं। फिर कह रहे हैं पुराणों का पाठ पुजारी जो है वो मंदिरों में किया करते थे, जिसे लोग सुनने के लिए आया करते थे। आगे देखिए यहाँ पे बताया गया है कि 2 संस्कृत महाकाव्य महाभारत और रामायण ये लंबे अरसे से लोकप्रिय रहे हैं और ये सब नहीं सुनना है हमें। तो वो दरअसल उसमें बता रहे हैं ना कि महाभारत में जो कौरव और पांडवों की लड़ाई हुई थी, तो इसके बारे में तो बचपन से सुनते आ रहे हैं, उसको क्या बताना। चलिए यहाँ विज्ञान से संबंधित जो पुस्तकें हैं उन्हें देख लेते हैं। तो ये सब 5वीं 6वीं शताब्दी की बारे में बातें हो रही हैं, तो बहुत ज्यादा परेशान मत होइएगा। कह रहे हैं कि इसी समय, यानी वही जो 5वीं 6वीं शताब्दी है, उसी समय गणितज्ञ तथा खगोल शास्त्री आर्यभट्ट जी के द्वारा संस्कृत में आर्यभट्टियम नामक पुस्तक लिखी गई और इसमें उन्होंने लिखा है कि दिन और रात पृथ्वी की अपनी धुरी पर चक्कर काटने की वजह से होते हैं। तो आर्यभट्ट ने पहले ही बता दिया था कि जो दिन और रात होता है भैया, वो पृथ्वी अपनी मतलब धुरी पर घूम रही है, यही कारण है कि दिन और रात होते हैं। तो ये सब हम लोग भूगोल में पढ़ेंगे ही। आगे कह रहे हैं कि जबकि लगता है कि रोज सूर्य निकलता और डूबता है, तो आज भी हम लोगों को यही तो लगता है कि रोज सूर्य निकल रहा है, सूर्य डूब रहा है। जैसे हम लोग उठते हैं सूर्योदय के पहले भैया जल चढ़ाना है। क्यों जल चढ़ाना है? क्योंकि ऐसा है कि सूर्य उग रहा है, जबकि ऐसा कुछ होता नहीं, ना तो सूर्य उगता है ना तो सूर्य अस्त होता है, लेकिन मान्यता है तो है, हम लोग भी माने जा रहे हैं। पढ़ाई लिखाई का कोई फायदा थोड़ी ना है इन सब में। आगे देखिए कह रहे हैं उन्होंने ग्रहण के बारे में भी एक वैज्ञानिक तर्क दिया। उन्होंने वृत्ति की परिधि को मापने की विधि ढूंढी जो लगभग उतनी ही सही है जितनी की आज प्रयुक्त होने वाली विधि। ये सब हमने ऊपर बताया, फिर भी बता दे रहे हैं। इनके अलावा आप देखिए, यानी कि ये जो क्या नाम है आर्यभट्ट, इनके अलावा वारामिहिर, ब्रह्मगुप्त और भास्कराचार्य जी, इन लोगों ने भी जो है कुछ अन्य खोजें की हैं और ये लोग भी गणितज्ञ और खगोलवेत्ता रहे हैं। आगे चल के इनके द्वारा जो रचनाएं वगैरह की गई है ना, सब देखने को मिलेगा। अभी नहीं है, 6th वाले में नहीं है, मेरे ख्याल से ये इंटर में है, 12th वाली बुक में दिया हुआ है। चलिए यहाँ कुछ अन्य पॉइंट है उसको देख लेते हैं। सबसे पहले देख लेते हैं शून्य के बारे में। तो अभी हमने ऊपर आपको बताया ना कि जो शून्य है उसकी खोज किसके द्वारा की गई है, तो आर्यभट्ट के द्वारा की गई है। यहाँ देखते हैं कि अंकों का प्रयोग पहले से होता रहा था, पर अब भारत के गणितज्ञों ने शून्य के लिए एक नए चिन्ह का आविष्कार किया। गिनती की यह पद्धति सबसे पहले किनके द्वारा अपनाई गई, तो अरबों के द्वारा अपनाई गई और फिर यूरोप में फैल गई। आज तो भैया पूरी दुनिया में ही इसका प्रयोग किया जा रहा है, ठीक है। लगता है मैंने नेट आज ऑफ नहीं किया है, इसी वजह से नोटिफिकेशन आ रहा है। यहाँ देखिए कि रोम के जो निवासी हैं वो शून्य का प्रयोग किए बगैर गिनती किया करते थे। कितना मुश्किल होता रहा होगा, है ना। अगला देखिए आयुर्वेद के बारे में देख लेते हैं। तो ये जो आयुर्वेद है इसके बारे में देखिए कि आयुर्वेद जो है वो चिकित्सा विज्ञान की एक विख्यात पद्धति है जो कि प्राचीन भारत में विकसित हुई। और प्राचीन भारत में आयुर्वेद के 2 प्रसिद्ध चिकित्सक थे जिनका नाम था चरक और प्रथम और द्वितीय शताब्दी ईस्वी के थे। ये ना एक बार क्रोनोलॉजी पूछा गया था कहीं पे, मतलब इन सारे रोगों जैसे चरक हो गए, और आप देखेंगे कि 4th शताब्दी ईस्वी में सुश्रुत आते हैं। पहली और दूसरी शताब्दी में आप देखिए कि चरक आए, फिर 4th शताब्दी में सुश्रुत आए, 5वीं शताब्दी में हमने देखा कि वारामिहिर आए, वारामिहिर नहीं, किनको देखा, आर्यभट्ट को देखा। तो इन सबको लगा के दे दिया, बताओ भैया क्रोनोलॉजी में। तो उनका अगर क्रोनोलॉजी पूछ लिया जाए तो सबसे पहले चरक आ जाएंगे, सबसे प्राचीन यही है, फिर आएंगे भैया सुश्रुत और उसके बाद फिर आ जाएंगे हमारे आर्यभट्ट, ठीक है। तो उसी टाइम पे वारामिहिर वगैरह भी थे, तो उन लोगों को भी कर सकते हैं।
तो ये याद रखिएगा। आगे देखिए कह रहे हैं कि और ये स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन भी कहीं बना हुआ है। वैसे ये इस तरह के जो एकदम घुस-घुस के क्वेश्चन पूछने का तरीका ना पीसीएस बहुत करता है। वो गड़े मुर्दे ना बहुत उखाड़ता रहता है, स्पेशली उत्तर प्रदेश पीसीएस। तो वहाँ इस टाइप का क्वेश्चन पूछा रहा गया होगा, हमें याद नहीं आ रहा है कहाँ पूछा है। यहाँ देखिए फिर हम लोग देखेंगे कि चरक जो है वो प्रथम और दूसरी शताब्दी ईस्वी में थे और ये आयुर्वेद के जो है चिकित्सक थे। दूसरा आप देखिए सुश्रुत, ये 4वीं शताब्दी ईस्वी के थे और ये भी चिकित्सक थे और इनके द्वारा जो है वो चरक संहिता लिखी गई है, जो कि औषधि शास्त्र की एक उल्लेखनीय पुस्तक है। यहाँ देखिए अपनी रचना सुश्रुत संहिता में सुश्रुत ने शल्य चिकित्सा की विधियों का वर्णन किया है। तो शल्य चिकित्सा मतलब चीड़ फाड़ ऑपरेशन, वो जो हार्ट ट्रांसप्लांट, ये वाला ट्रांसप्लांट, वो वाला ट्रांसप्लांट, तो जैसे भगवान शिव ने किया है सूंड वाला ट्रांसप्लांट, तो वही है भैया कि शल्य चिकित्सा यानी कि सर्जरी जिसको कहते हैं एग्जैक्टली। चलिए आगे देखते हैं कुछ अन्य पॉइंट। तो हमारा जो अन्य पॉइंट है, यहाँ देखिए कागज के बारे में बता रहे हैं कि आज तो कागज भैया रोजमर्रा की जिंदगी का हिस्सा बन गया है, बिना कागज के कुछ होता ही नहीं है। तो हमेशा से जिंदगी ऐसे ही रही थी, आज जितनी है। यहाँ देखिए बता रहे हैं कि जो किताबें हम पढ़ते हैं वे कागज पर छपी होती हैं और उसी तरह लिखने के लिए भी हम जिस कागज का उपयोग करते हैं अब वो आपको मिल ही जाता है फ्री में। आगे देखिए कागज का आविष्कार करीब आज से 1900 साल पहले हुआ था। कब हुआ था भैया? आज से 1900 साल पहले हुआ है। आगे देखिए कह रहे हैं कि किसके द्वारा हुआ है, तो ये भी याद रखिएगा, काई लून नामक व्यक्ति ने किया है। और कहाँ पे? तो चीन में। यहाँ देखिए उन्होंने पौधों के रेशों, कपड़ों, रस्सियों और पेड़ की छालों को पीट पीट कर लुगदी बनाकर उसे पहले पानी में भिगोया, ठीक, फिर उस लुगदी को दबाकर उसका पानी निचोड़कर उसको सुखाकर फिर कागज बनाया। भैया बहुत लंबा प्रोसेस है, बस बताने में मजा आ रही है, बाकी ये बहुत लंबा प्रोसेस है। आज भी देखिए कि हाथ से कागज बनाने के लिए इस विधि को अपनाया जाता है। कागज बनाने की तकनीक 2 सदियों तक गुप्त रखी गई। भैया उन्होंने मतलब खोज की है तो काहे लिए दूसरों को बता देंगे, दूसरा कोई जान जाएगा। वो वायरस अकेले के बारे में तुरंत पता चल जाता है। जैसे अभी भी आप देखिए कि कोई नया वायरस आया है वुहान में ही, तो उसके बारे में तुरंत खबर हो गई है, भैया देखो हमने एक नई खोज की है, आप लोग इससे बच के रहो। यहाँ देखिए कह रहे हैं कि करीब 1400 साल पहले यानी कि 1900 साल पहले इन्होंने खोज लिया, लेकिन उसको उन्होंने गुप्त रखा। वो तो जैसे आप कितना भी कुछ भी गुप्त रख लो, लोग जो खोजने वाले होते हैं ना, वो गुप्तचर, वो कुछ ना कुछ खोज ही लेते हैं। तो आज से 1400 साल पहले ये जो इनकी टेक्निक है ये कोरिया तक पहुंच गई। तो इन्होंने इतना छिपा के रखा पर ये छिपा नहीं पाया उसको। आगे देखिए अब जैसे वायरस वगैरह अगर ये लोग लैब में तैयार करते हैं तो उसको छिपा के ही तो रखते हैं, लेकिन छिपा के रख कहाँ पाते हैं? सबसे पहले प्रकोप इन्हीं के यहाँ देखने को मिल जाता है उसका। तो जब ये कोरिया में फैल गई तो उसके बाद देखिए उसके तुरंत बाद ही ये जापान तक फैल गई। अब जब एक बार बात फैल गई तो फैल गई, फिर अब बात मतलब निकली है तो दूर तक तो जाएगी। आगे देखिए कह रहे हैं कि करीब 1800 साल पहले ये बगदाद में पहुंची और फिर भैया जब बगदाद में पहुंच गई तो वहां से यूरोप भी पहुंच गया और यूरोप के बाद फिर अफ्रीका में, फिर उसके बाद एशिया में भी आ गई। अब एशिया में भी आ गई तो हमारे यहाँ भी आ गई, यानी भारत देश में भी आ गई। ठीक है, तो यही आप देख लीजिए कि भारत देश में जो ये कागज बनाने की कला है या जानकारी है ये कैसे आई, तो बगदाद से आई है। ठीक है, तो खोज तो हुई चाइना में, लेकिन चाइना बेचारा उसका मतलब आनंद ले नहीं पाया बहुत ज्यादा दिनों तक। धीरे धीरे ये होते होते बगदाद से फिर हमारे यहाँ भारत देश में भी आ गई और आज हमारे यहाँ भी कागज चलता ही है। अब यहाँ देखिए जो हमारी एनसीईआरटी है वो आपको मतलब देती है कुछ क्वेश्चन करने के लिए, तो इसको हम मैच वाला हम करवा दे रहे हैं। एक क्वेश्चन हम आपके लिए होमवर्क छोड़ के जाएंगे। तो देखिए क्या है, तो स्तूप क्या है? अभी हमने देखा स्तूप जो है भैया वो टीला होता है। शिखर क्या है? तो ये तो मंदिर में बनाए जाते हैं शिखर। गर्भगृह के ऊपर निर्माण, पहले और देख लेते हैं जो एकदम आसानी से हो जाए। गर्भगृह पहले देखिए, जो हाँ ये रहा गर्भगृह जो है ना वो देवी देवताओं की जो मूर्ति रखने की जगह होती है उसको कहते हैं। फिर और क्या देखें, प्रदक्षिणा पथ जहाँ पे लोग घूमते हैं, तो ये देखिए स्तूप के चारों ओर का जो वृत्ताकार पथ है उसे हम कहते हैं प्रदक्षिणा पथ। अब बचा हमारे पास शिखर और मंडप। शिखर और मंडप में मुझे कंफ्यूजन हो रहा है। शिखर दरअसल जो मतलब ये निर्माण वाला है, गर्भगृह के ऊपर जो लंबाई में निर्माण किया जाता है ना उसको शिखर कहते हैं। और मंडप क्या होता है, तो जहाँ पे लोग इकट्ठा होते हैं उसे कहते हैं मंडप। तो ये हमने इसको मैच कर दिया है, आप लोग इसको फिर से देख लीजिए। स्तूप क्या है?
टीला है, ठीक है। शिखर को हमने मिला दिया, गर्भगृह के ऊपर लंबाई में जो निर्माण किया जाता है वो। फिर आप देखिए मंडप, तो जहां लोग इकट्ठा होते हैं, इकट्ठा होने की जगह, उसे हम कहते हैं मंडप। फिर गर्भगृह, देवी देवताओं की मूर्ति स्थापित करने की जगह। और प्रदक्षिणा पथ, यानी कि वो घूमने का मतलब है कि जो होता है ना परिक्रमा करेंगे, मंदिरों में भी आप लोग जाते होंगे तो परिक्रमा जरूर करते होंगे। आप लोगों का नहीं पता, हम जाते हैं तो परिक्रमा जरूर करते हैं, 5 बार 7 बार 10 बार, इतना ही, बहुत ज्यादा नहीं कि 100 बार करेंगे। एक बार हमारे यहाँ यज्ञ हुआ था तो गुरुजी ने बताया था कि एक बार नहीं कई बार हुआ है एग्जैक्टली हमारे यहाँ यज्ञ, लेकिन गुरुजी ने बताया कि आप कम से कम 101 बार परिक्रमा करो। भैया पैर में छाले आ गए, 101 बार परिक्रमा किए। क्यों किए पता नहीं, क्या हासिल हुआ पता नहीं, लेकिन किए हैं हम भी। तो ये रहा आज का अपना वीडियो। ये सारी चीजें हमने आपको बता दी, इसमें जो भी इंपॉर्टेंट चीजें थी सब बता दी, कुछ छोड़ा नहीं, एकदम निचोड़ आपके सामने ला के दिए। अब 1-2 पॉइंट और हैं, उसको कहे छोड़ दें। चलिए एक क्वेश्चन है, ये आपके लिए होमवर्क है, ठीक है, इसको बाद में दिखाते हैं। पहले हम देख लेते हैं जो इंपॉर्टेंट तिथियां दी हुई हैं वो, क्योंकि जितना भी हमने चैप्टर 1 से शुरू किया था क्लास 6 का हिस्ट्री, और उसमें चैप्टर 1 से टोटल चैप्टर 11 तक था, आज ये चैप्टर 11 है। सारी जो भी तिथियां हैं वो हमने आपको बताई हैं। तो यहाँ देखिए स्तूप निर्माण की जो शुरुआत है भैया आज से 2300 साल पहले हुई। फिर आप देखिए अमरावती का जो स्तूप है वो कब बनाया गया, आज से 2000 साल पहले। कालिदास कब के हैं, तो आज से 1600 साल पहले के हैं। और इधर देखिए लौह स्तंभ, भितरगांव का मंदिर, अजंता की चित्रकारी और आर्यभट्ट, ये सब 5वीं शताब्दी अर्थात आज से 1500 साल पहले के हैं। और दुर्गा मंदिर ऐहोल का जो है कर्नाटक, वो आज से 1400 साल पहले का है। ये सब याद रख लीजिएगा, एक बार देख लीजिए, 2-4 बार क्रोनोलॉजी में पूछ लेता है। आजकल पेपर बहुत अजीब अजीब सा आने लगा है जब से क्या ही बताएं। चलिए इंपॉर्टेंट पॉइंट एक और है, उसको भी देख लीजिए कि जो जातक कथाएं हैं ना, जातक कथाएं किन से जुड़ी हैं, तो बुद्ध के, भगवान बुद्ध के जो मतलब पूर्व जन्म या पश्चिम जन्म, जो भी जन्म है, उनके जो ही जन्म से जुड़ी हुई कहानियां हैं वो आपको मिल जाएंगी इसमें एक बंदर राजा की कहानी दी हुई थी। कहानी में कुछ था नहीं तो मैंने इस वजह से उसको आपको बताया नहीं, लेकिन याद रखिएगा कि जातक कथाओं से ही संबंधित है बंदर राजा की कहानी, जो एनसीईआरटी क्लास 6 में दी हुई है। तो ये जो जातक कथाएं हैं, जो कि बहुत मतलब भगवान बुद्ध के पूर्व जन्मों की कहानियां हैं, उसे जो है स्तूपों की रेलिंग तथा अजंता की गुफाओं में दर्शाई गई हैं। और स्तूपों की रेलिंग क्या है वो मैंने अभी आपको दिखाया ही था स्तूप में ही, और साथ में अजंता की जो गुफाएं हैं वो भी मैंने आपको दिखाई है। तो वहां पे ये सारी चीजें यानी कि जातक कथाएं दर्शाई गई हैं। तो मेरे ख्याल से अब सारा पॉइंट समाप्त हो गया, हाँ अब खत्म हो गया। ये आपके लिए होमवर्क है, आप इसको कमेंट में कमेंट जरूर करिएगा। सब बताया है मैंने वीडियो में, कुछ छोड़ा नहीं है, लेकिन आप लोग अगर कमेंट करेंगे तो हमको अच्छा लगेगा, मजा आएगा कुल मिला करके कि आपने कमेंट किया है, पूरा वीडियो देखा है। चलिए ये रही आज की अपनी वीडियो। आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करके रखें और अपने फ्रेंड्स के साथ इसको शेयर भी करें, क्योंकि अंत में इसी तरह की वीडियोस की जरूरत हम स्टूडेंट्स को होती है, जिसमें सारी चीजें बताई जाए। कम से कम जो भी चैप्टर पढ़ाया जाए, स्पेशली एनसीईआरटी जैसी किताब को अगर बताया जाए तो उसमें जो भी काम का है कुछ छोड़ा ना जाए। तो मैंने वही किया है, जो भी काम कर रहा है कुछ भी छोड़ा नहीं है। तो चलिए फिर मिलेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में, और आज के बाद हम लोग क्लास 7 का जो इतिहास है उसको स्टार्ट करेंगे कल वाली वीडियो में। चलिए फिर मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद एंड बाय बाय।